ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, तमाम एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं, ठीक है, और उनसे जो मिलकर कंपाउंड्स बनेंगे उनकी भी, लेकिन हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स को स्टडी नहीं करते। ठीक है, वो क्योंकि हमने पढ़ लिया कि उसकी एक सेपरेट ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो केमिकल इंडस्ट्री में हमारे पास यूज़ होती है, और हमारे पास ग्लास फॉर्मेशन में, सीमेंट मेकिंग में, ठीक है, सिरेमिक्स मेकिंग में, ठीक है, और मेटलर्जी में यूज़ होती है। ठीक है, सिरेमिक्स हमारे पास जो बेसिकली टायर्स होती हैं, वो जिस मटेरियल से मिलकर बनती हैं वो सिरेमिक्स होती है। ठीक है, उसके बाद मेटलर्जी अगर हम देखें तो हमारे पास मेटल की एक्सट्रैक्शन को कहते हैं। ठीक है, ये हम लोग आगे फर्दर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस टाइम के लिए ये इतना ही काफ़ी है कि ये क्या होता है कि मेटल की एक्सट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, मेटलर्जी। उसके बाद अगर हम इसके नेक्स्ट ब्रांच की बात करें तो वो हमारे पास होती है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, स्टडी द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, और कंपोजिशन और केमिकल रिएक्शन, जितने भी मतलब हमारे पास एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें जितने भी सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, उनकी कंपोजिशन को देखेंगे और केमिकल रिएक्शन देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, ये जो है हमारे पास कवर करती है ऑल केमिकल प्रोसेस, मतलब जितने भी केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं किसमें, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसको ये कवर करती है। जैसे कि सिंथेसिस होती है, ठीक है, फॉर्मेशन और मेटाबॉलिज्म होती है बायोमोलिक्यूल्स की। ठीक है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स वगैरह। ठीक है, अगर मेटाबॉलिज्म देखें तो मेटाबॉलिज्म बेसिकली होता क्या है कि केमिकल चेंज आ जाता है सेल में या उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, केमिकल चेंज आ जाता है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म या उस सेल में। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स हमारे पास क्या होते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस हों। ठीक है, दूसरा हम इनको फूड से भी इनटेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ये तीनों हमारे पास फूड से हम लोग इसको इनटेक करते हैं। ठीक है, अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास मेडिसिन की फील्ड में, फूड साइंसेस में, एग्रीकल्चर फील्ड में और बहुत सी फील्ड्स में हमारे पास ये बायोकेमिस्ट्री यूज़ होती है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच आती है इसकी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ठीक है, डील विद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, ठीक है, ऑन कमर्शियल स्केल। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, केमिकल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं, मतलब उनकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनको बनाते हैं, लेकिन कमर्शियल स्केल पर। ठीक है, हमारे पास दो स्केल्स होते हैं। ठीक है, अगर हम कमर्शियल स्केल की बात करें तो वो हमारे पास होता है स्मॉल अमाउंट में हम उसकी फॉर्मेशन करते हैं किसी भी चीज़ की। ठीक है, एक हमारे पास कमर्शियल स्केल होता है। ठीक है, दूसरा स्केल हमारे पास होता है इंडस्ट्रियल स्केल। ठीक है, इंडस्ट्रियल स्केल की बात करें तो इसमें हम कोई भी चीज़ की प्रोडक्शन करनी है, हमने मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो हम उसको लार्ज स्केल पर करेंगे। ठीक, अब इसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक केमिकल्स, कुछ बेसिक केमिकल्स हैं उनकी भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक है, जिसमें क्लोरीन आ जाता है, अमोनिया आ जाता है, कॉस्टिक सोडा आ जाता है, नाइट्रिक एसिड आ जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड आ जाता है। क्लोरीन बेसिकली हमारे पास अगर हम बात करें तो क्लोरीन बेसिकली हमारे पास वॉशिंग एजेंट में आ जाता है। ठीक है, वॉशिंग एजेंट में भी हमारे पास आ जाता है। अमोनिया जो है हमारे पास फर्टिलाइज़र में यूज़ होती है। ठीक है, कॉस्टिक सोडा, ठीक है, जो हमारे पास कॉस्टिक सोडा है वो हमारे पास सोप, ठीक है, उसके बाद जो ड्रेनेज की ब्लॉकिंग हुई होती है, ठीक है, उसको क्लियर करने के लिए भी हम कॉस्टिक सोडा का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास अमोनिया की फॉर्मेशन करवाता है, और फिर ये जो अमोनिया हमें पता है कि फर्टिलाइज़र के तौर पर उसमें काम करती है, फर्टिलाइजर्स में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाता है जी सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास सोप मेकिंग में, ठीक है, डिटर्जेंट्स मेकिंग में, पेंट्स वगैरह की फॉर्मेशन में यूज़ होता है। ठीक है, दीज केमिकल्स प्रोवाइड रॉ मटेरियल, ठीक है, फॉर फर्टिलाइजर्स, सोप, टेक्सटाइल्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, पेंट्स, पेपर एंड एट्सेट्रा। ठीक है, ये जो हमारे पास केमिकल्स हैं ये हम लोगों को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। रॉ मटेरियल क्या होता है कि अगर हमने कोई भी चीज़ की फॉर्मेशन करनी है ना तो हम उसको स्टार्टर, ठीक है, स्टार्ट में जो हम उसको कोई प्रोडक्ट वगैरह कोई देंगे, ठीक है, कोई सब्सटेंस हम उसको देंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, हमारे पास रॉ मटेरियल। अगर हम ईजी वर्ड में देखें ना तो हमारे पास होता है इनपुट,
गुड्स, ठीक है। स्टार्ट में हमने जो उसको चीज़ें दी, ठीक है, वो हमारे पास रॉ मटेरियल होती हैं, ठीक है। किस लिए? फर्टिलाइजर्स के लिए, सोप फॉर्मेशन के लिए, टेक्सटाइल्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, पेंट्स, पेपर, एटसेट्रा। न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील्स विद रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज़। रेडियो एक्टिविटी बच्चों एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कुछ एटम्स जो कि नेचुरली अनस्टेबल होते हैं और वो नेचुरली अपने अंदर से ऐसी रेडिएशंस एमिट करते हैं जो ह्यूमंस के लिए और हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होती है। तो इस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं कि जिसमें एक नेचुरली अनस्टेबल एटम अपने अंदर से रेडिएशंस को इमिट करता है और इस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और जो रेडिएशंस होती हैं इनको रेडियो एक्टिव रेडिएशंस कहा जाता है। तो ये रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस हो गया, इसको आप 10th फिजिक्स में डिटेल से अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस बात थी इसमें कि न्यूक्लियर प्रोसेस ऐसे प्रोसेस हैं जिसमें न्यूक्लियस वगैरह को इन्वॉल्व किया जाता है और न्यूक्लियस के अंदर दो मेजरली प्रोसेस होते हैं, न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन। और उसके बाद न्यूक्लियस की और न्यूक्लियाई की प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी किया जाता है। तो ये जो दो प्रोसेस मैंने आपको बताए हैं, फिशन एंड फ्यूजन, इनका भी आप फर्दर पढ़ेंगे कि इनको एनर्जी के लिए, एनर्जी जनरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसमें से एक प्रोसेस। और बाकी डिटेल आप इसकी आगे वाली चैप्टर्स में पढ़ेंगे। मेन कंसर्न क्या है न्यूक्लियर केमिस्ट्री का? एटॉमिक एनर्जी को जनरेट करना और यूज़ करना डेली लाइफ के लिए। एटॉमिक एनर्जी हम न्यूक्लियर्स, जैसे अभी मैंने बताया, न्यूक्लियर प्रोसेस के थ्रू दो न्यूक्लियर प्रोसेस हैं, फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। उनमें से एक जो प्रोसेस है उसको एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। तो एटॉमिक वो जो एनर्जी होगी इन न्यूक्लियर प्रोसेस से, जो एनर्जी हम प्रोड्यूस कराएंगे उसको हम एटॉमिक एनर्जी कहेंगे। और कैसे उस एनर्जी को डेली लाइफ के लिए इस्तेमाल किया जाए, यानी एटॉमिक एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं जिसको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं? न्यूक्लियर केमिस्ट्री को मेडिकल ट्रीटमेंट के जरिए ट्रीटमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें से एक ट्रीटमेंट मेथड है रेडियोथेरेपी के ज़रिए जो रेडियो एक्टिविटी के ज़रिए रेडिएशंस निकलती हैं उनको बॉडी के इफेक्टेड एरिया पे फॉल करवाया जाता है और उस बॉडी पार्ट का ट्रीटमेंट कर लिया जाता है। फूड को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर थ्रू न्यूक्लियर रिएक्टर। एटॉमिक एनर्जी को किस मेथड में या किस एक सिनेरियो में बनाया जाता है, उस चीज़ का नाम है, आप समझें कि एक अपरेटस है, उसका नाम है न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में एटॉमिक एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है।